नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है साथियों। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम सब लोग साथियों भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। और भारतीय इतिहास के अंदर साथियों हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है और इस बिंदु का नाम है गुप्त काल। और गुप्त काल के तहत हमने गुप्त राजवंश से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। और अब हम गुप्त जो काल के अंदर बहुत सारे जो विकास हुए थे, इस कारण उससे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो क्या क्या जो विकास हुए उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, यहाँ की कुछ विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने उसमें हमने राजनीतिक विशेषता यानी प्रशासनिक के तौर पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ की किस प्रकार राजतंत्र था, सामाजिक व्यवस्था के तहत भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि यहाँ पर किस प्रकार की रीति रिवाज प्रथाएं चलती थी, ये भी हमने चर्चा की। तो अब साथियों अगला जो अपना बिंदु है वो रहेगा धार्मिक व्यवस्था के रूप में, यानी यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति थी। तो गुप्त काल के अंदर साथियों हम अब अगला जो बिंदु ले रहे हैं वो है धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था की चर्चा जब हम कर रहे हैं साथियों, तो इसमें एक चीज हमें सबसे पहले ध्यान देनी होगी। धार्मिक व्यवस्था यानी यहाँ पर कौन सा धर्म था जो ज्यादा चल रहा था इस समय, इस काल में किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, ये चीज देखने वाली बात है। तो साथियों बात अपन गुप्त काल की कर रहे हैं, यानी गुप्त काल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। धार्मिक व्यवस्था यहाँ की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था साथियों, है ना। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान यहाँ पर हुआ था। और एक चीज और बता देता हूं, अगर गुप्त काल की अपन चर्चा करें तो यहाँ अगर अपन के राज्य धर्म या राज धर्म कौन सा था, तो अपन ये कह सकते हैं साथियों वो था वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म और राज्य चिन्ह के ऊपर भी अंकित होता था, जैसे गरुड़ राज्य जो चिन्ह था इनका वो क्या था, गरुड़। भगवान विष्णु का जो वाहन होता है आप सब लोग जानते हो, गरुड़। तो देखिए यानी कुछ अपन धार्मिक व्यवस्था के तहत इनकी चीजें पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण धर्म का यहाँ पर पुनरुत्थान हुआ माना भी जाता है। राजधर्म वैष्णव धर्म यहाँ का ये राजधर्म था। और राज्य चिन्ह या राज चिन्ह बात एक ही है, तो वो था साथियों कौन सा, गरुड़। ठीक है, तो ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखा दी है। एक चीज साथ साथ में ये और याद कर लेना, ये उपाधियां भी धारण करते थे एक, ना उपाधि आप लोगों को मैंने कई बार बताया, परम भागवत। परम भागवत की जो ये उपाधि धारण करते थे, तो वैष्णव धर्म का स्पष्ट भागवत या वैष्णव धर्म के ये क्या थे, अनुयायी थे। राज धर्म इनका था गुप्त काल के अंदर, है ना, विशेषकर। अब देखिए अपन चर्चा थोड़ी सी और आगे ले चलते हैं, यानी ये साथ साथ में यानी कि विशेषकर इनका धर्म तो वैष्णव धर्म था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन साथ साथ में ये सहिष्णु भी थे। यहाँ का जो समाज यानी यहाँ के शासक भी सहिष्णु भी थे, यानी सहिष्णुवादी भी थे। आप लोगों को पता होगा, हमने कई जगह पढ़ा है, कुछ शासकों ने यानी कि शैव धर्म को भी अपनाया था, कुछ लोगों ने जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया था, और कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को भी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म यानी सभी धर्मों का समान रूप से जो आचरण करता है तो वही तो सहिष्णु होता है। तो ये लीजिए शैव जैन बौद्ध और धर्म, ठीक, बौद्ध धर्म इनको भी ये लोग क्या करते थे, मानते थे, लेकिन नहीं ज्यादा किसको, वैष्णव धर्म को। तो पूछा जा सकता है गुप्त काल का प्रधान जो धर्म था वो कौन सा था, तो वैष्णव भागवत धर्म था। ठीक है, तो ये मैंने आपको सहिष्णुवादी की चर्चा थोड़ी बता दी। शैव जैन बौद्ध धर्म को भी ये लोग मानते थे कुछ लोग। ठीक है, तो ये बात होगी धार्मिक व्यवस्था के तहत। अब साथियों इसी व्यवस्था के तहत हम आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ मंदिरों की चीजें होती है तो उनको हम आगे ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन इसी पॉइंट पर आगे बढ़े तो गुप्त काल के अंदर धार्मिक व्यवस्था तो आ गई। गुप्त काल के अंदर साथियों कला साहित्य व विज्ञान के अंदर जो उन्नति हुई वो भी बहुत ही, है ना, अविस्मरणीय थी। तो अगला जो बिंदु अपना हो जाएगा गुप्त काल में कला साहित्य एवं विज्ञान का विकास।
बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। गुप्त काल के अंदर इन चीजों के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या मिला, यानी कि बहुत ही सुनहरे तरीके से इसके अंदर प्रगति हुई। तो लेते हैं इन बिंदुओं को। गुप्त काल की चर्चा हम कर रहे हैं, कला साहित्य एवं विज्ञान। तो सबसे पहले कला ले लेते हैं, कला, और कला के तहत हम ले लेते हैं साथियों वास्तुकला। वास्तुकला यानी कि निर्माण की जो कला है, और इसी वास्तुकला के अंदर अगर हम लेना चाहें तो मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। अब देखिए मंदिर निर्माण की जब भी बात आती है, यानी कि स्थापत्य कला के तहत अपन और भी चर्चा करेंगे, तो वास्तुकला, मंदिर निर्माण कला, यानी कि कला के क्षेत्र में इस युग के अंदर यानी गुप्त काल के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव हुआ, क्या यहाँ पर कुछ है ना विशेष चीजें हुई, तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले मंदिर निर्माण की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। मंदिर निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थी कला। यहाँ मंदिरों के निर्माण बहुत ज्यादा हुए थे, किस काल में, गुप्त काल में, ठीक है। तो अब अपन मंदिरों की कुछ विशेषता मैं आप लोगों को बता देता हूं साथियों। हाँ, एक चीज तो ये ध्यान रखना, अगर मंदिरों की अपन चर्चा करें तो अब यहाँ मंदिरों की कुछ विशेषताएं आप लोगों को देखनी होगी। जैसे शिखर युक्त मंदिर होते थे, ठीक है, ऊपर से छतें इनकी क्या होती थी, सपाट होती थी, गर्भगृह होते थे, प्रदक्षिणा पथ होते थे, इत्यादि चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी साथियों, पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ऊंचे चबूतरे पर मंदिर की विशेषता, मंदिर निर्माण की विशेषता लिख रहा हूं, शिखर युक्त, ऊंचे चबूतरों पर शिखर युक्त सपाट छत, ईंटों का प्रयोग छतों में भी होता था, ईंटों का प्रयोग होने लगा था, प्रयोग, ठीक है, ईंटों का प्रयोग यहीं से प्रारंभ हुआ था साथियों, ईंटों का प्रयोग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मंदिरों में ईंटों का प्रयोग प्रारंभ या आरंभ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ईंटों में मंदिरों के ईंटों का प्रयोग यहाँ पर क्या हो चुका था, आरंभ। और मंदिरों की क्या चीजें थी, एक ये चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गर्भगृह, ठीक है। तो वो मंदिरों में यहाँ पर होता था। ये क्या होता है, ये होता है वह मंदिर का वो केंद्र बिंदु, केंद्र भाग, जहां पर क्या रखी जाती है, मूर्तियां। और इसी गर्भगृह के चारों ओर एक क्या होता था, हम है ना, जिसे हम अपनी भाषा में हम परिक्रमा लगाते हैं, है ना, उसी को कहते थे प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो गर्भगृह भी होता था और एक क्या होता था, प्रदक्षिणा पथ। तो ये दो चीजें भी आप लोग इस मंदिरों की विशेषता के तौर पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस समय के अधिकतर जो मंदिर थे वो नागर शैली के बने होते, मध्य भारत के जो मंदिर थे नागर शैली के बने होते, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो मंदिर निर्माण, ऊंचे चबूतरों पर शिखर युक्त मंदिर, सपाट छत, ईंटों का प्रयोग यहाँ पर आरंभ हो चुका था, छतों में भी ईंटों का प्रयोग होता था मंदिरों के, और गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, चारों तरफ सीढ़ियां। एक चीज और लिख सकते हो आप इनकी विशेषता के तौर पर, चारों तरफ सीढ़ियां, चारों तरफ, या और बात तो एक ही है, सीढ़ियों का प्रयोग यहां पर होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपने लिख ली। अब देखिए क्या वास्तव में गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुए, कुछ मंदिरों के नाम हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल सा होना चाहिए, क्योंकि जब हम गुप्त काल में मंदिरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ विशेष मंदिरों के नामों का भी हमें पता होना चाहिए। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का है या नहीं है, तो यहाँ पर कुछ चीजें देखनी होगी। तो मैं यहाँ आप लोगों को ये लिखा रहा हूं, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, गुप्त काल में निर्मित प्रमुख मंदिर। तो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब देखिए अपन इस बात को शुरू करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नंबर जो मंदिर है, नंबर का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग लिख सकते हो, तिगुआ का विष्णु मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, परीक्षाओं में छपा हुआ मिलता है, तिगुआ का विष्णु मंदिर। साथियों ये जो मंदिर है ये जबलपुर में है, और जबलपुर आप सब लोग जानते हो
मध्य प्रदेश का जिला, ठीक है, एमपी। तो देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर आप लोग लेना चाहते हो तो एक मंदिर को लीजिए, सांची का मंदिर। वैसे यहाँ पर कई मंदिर हैं सांची में, है ना। तो सांची की अगर अपन चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सांची का मंदिर ना किस जिले में है, तो गड़बड़ हो जाता है कि भैया आप गड़बड़ हो गया, क्या करें क्या बताएं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है रायसेन। यहाँ पर कुल 17 मंदिर है, ये भी ध्यान रखना। सांची के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रायसेन, और रायसेन कहाँ पर है, एमपी में। और ये भी लिख देता हूँ कुल 17 मंदिर है यहाँ पर गुप्त काल के, ठीक है। तो ये लीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हाथ लग गया। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें साथियों एक और मंदिर की, एरण का मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, ये लीजिए। ये कहां पर है भैया, ये पूछ सकता है कि सर ये कहां पर है, तो ये है सागर, और सागर कहां पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। यानी अभी तक सारे मंदिर कहां पर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं एक और मंदिर की, और वो मंदिर है साथियों भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर, यानी ये शिव जी का है। कई बार सीधा प्रश्न आता है भूमरा का मंदिर किस देवता का है, तो भी ध्यान रखना, भूमरा का शिव मंदिर। अब ये कहां पर है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमरा का जो शिव मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है भैया, कोई बता सकता है क्या मध्य प्रदेश में ये मंदिर किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है साथियों सतना। इनको मैं ट्रिकों से भी थोड़ा आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगा। यानी एमपी का यही मंदिर भूमरा का, और ये भूमरा है कहां पर, सतना में है। और सतना कहां पर है साथियों, एमपी में है, ठीक है। भूमरा, सतना, एमपी। तो भूमरा का शिव मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं एक मंदिर और लिखा देता हूं आपको, 4 आगे क्या, 5वां ले लेते हैं, नचना कुठार, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर साथियों। और ये जो पार्वती मंदिर है ना, ये भी आपका कहां पर है साथियों, मध्य प्रदेश में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कई बार परीक्षाओं में सीधा सवाल पूछा जाता है कि नचना कुठार का जो पार्वती, नचना कुठार का जो मंदिर है किस देवता का है, ठीक है। पार्वती मतलब देवियों का, जय लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती इत्यादि कोई भी है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, मतलब जिस किसी का भी नाम आ सकता है। लेकिन आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है कि ये जो मंदिर है आप अपने आप बता दोगे कि पार्वती माता का। नचना यानी नाचती कौन थी, पार्वती जी माता जी, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि मंदिर है कहां पर, किस जिले में है एमपी के, तो साथियों ध्यान रखना पन्ना, एमपी का यानी पन्ना जो राज्य है, सॉरी पन्ना जो जिला है वहां पर है पन्ना, और पन्ना क्या, एमपी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना एमपी में है, ठीक। तो ये साथियों ये जो मैंने मंदिर लिखा है आप लोगों को, पांचों के पांचों मंदिर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इनको पहले याद कीजिए, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में है, सांची का मंदिर रायसेन में है, एरन का विष्णु मंदिर सागर एमपी में है, भूमरा का शिव मंदिर कहां पर है, सतना एमपी में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहां, पन्ना एमपी में। इन सभी इन पांचों मंदिर मध्य प्रदेश में है। इनको याद करने के लिए आप लोग कुछ सहयोग ले सकते हो, है ना। एक ट्रिक काम ले लीजिए, तीसा हिरण, हिरण भूमि पर नाचे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ना ट्रिक में तो ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, तीसा हिरण भूमि पर नाचे। हालांकि देखिए ती का यहाँ पर अर्थ क्या है साथियों, तिगवा, ठीक है। यहाँ पर पास में देखो तिगवा, उसके बाद ये सा है, सा का अर्थ क्या हो गया, सांची का मंदिर। उसके बाद देखिए हिरण, अब ये हिरण है लेकिन आपको क्या करना है, इसको एरण कर देना है, ठीक है। तो एरण का विष्णु मंदिर, और ये देखिए भूमि, भूमि से क्या हो जाएगा, भूमरा, तो भूमरा का मंदिर।
और उसके बाद घुमरा का शिव मंदिर है। उसके बाद देखिए पर को छोड़ दीजिए, ये देखिए नाच यानी नचना, नचना कुठार का मंदिर। तो ये पांचों मंदिर मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद कर लेना साथियों। टिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, और सांची का मंदिर कहाँ पर है, रायसेन में है। और उसके बाद मैंने बता दिया एरन विष्णु मंदिर कहाँ पर है, सागर। एरन को हिरण पढ़ा है तो आपने हिरण कहाँ पानी पीता है, सागर में, तो वैसे याद कर लेना। और नचना कुठार पार्वती का मंदिर कहाँ है, पन्ना, यानी पन्ना एक क्या होता है साथियों, आपको पता है खनिज भी है। और पन्ना हीरे पन्ने हम जानते हैं ना, तो पन्ना कौन धारण करती है, ये नचना कौन नाचती है, पार्वती जी माता, ठीक है। तो ये बात होगी पूरी। घुमरा का शिव मंदिर है सतना, भूमि, भूमि सत्य की प्रतीक है, तो सतना एमपी, ठीक है। तो ये 5 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को लिखाए हैं। अब देखिए कुछ और मंदिर भी लिखा देता हूं। उसके बाद अगर अपन आगे चले तो एक मंदिर है साथियों लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, और साथ में ही लिखा दूं अलग ठीक रहेगा। 7वां एक मंदिर है जिसका नाम है राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर। दोनों मंदिर, एक तो कौन सा है साथियों, लक्ष्मण मंदिर, एक राम जानकी मंदिर। यह है रायपुर में। अधिकतर जगह आपको रायपुर मध्य प्रदेश मिलेगा, क्योंकि जिस समय मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था, 2000 में अलग हुआ था, उसके बाद ये रायपुर कहाँ पर है, आप सब लोग जानते हो, राजधानी है रायपुर किसकी, छत्तीसगढ़ की। तो ये अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, अगर उस समय ऑप्शन में कहीं पर छत्तीसगढ़ नहीं है तो ध्यान देना एमपी में आप उत्तर लिख सकते हो आराम से, जहां पर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मण मंदिर और राम जानकी का मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है। अब देखिए मैं इससे भी इंपॉर्टेंट, इतनी बात बताने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों को और लिखता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है साथियों, आपने नाम सुना होगा देवगढ़ का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और एक है भीतर गांव का, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, भीतर गांव का मंदिर। तो ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग अपने अगले क्रम में अगर अपन लें तो हमने 5 2 7 पढ़ लिए, तो 8वां जो मंदिर है वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पर है, प्रश्न बार बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ में ही है, और देवगढ़ कहाँ पर है साथियों, झांसी, और झांसी कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है, साथ में याद करनी है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये मंदिर कहाँ पर है साथियों, झांसी में, और झांसी आपकी कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मैंने साथ साथ में बता रहा हूं, और कोई दिक्कत भी आप लोगों को है नहीं, ठीक है। और एक मंदिर आप लोगों को और पढ़ना होगा, वो है भीतर गांव का मंदिर। लीजिए हम 9 नंबर मंदिर की चर्चा कर लेते हैं, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना होगा, याद करना होगा। तो ये मैंने गुप्त काल के आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों की चर्चा की है साथियों, आप लोगों को मैंने मंदिर शेयर किए हैं, तो थोड़ा सा इनको है ना, भगवान को याद करके मंदिर याद कर लीजिए, भीतर गांव का मंदिर। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज ये भी हो रही है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है, तो ये है साथियों कानपुर, और कानपुर तुम सब लोग जानते हो यूपी, है ना, कानपुर यूपी, नाना साहब आप जानते होंगे, नाना साहब, तांत्या टोपे इत्यादि, तो ठीक है। तो भीतर गांव का मंदिर कानपुर यूपी। तो ये कुछ मंदिर मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, गुप्त काल के मंदिर साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, एक तथ्य मैं आप लोगों को और पेश करूंगा। ये वास्तुकला से संबंधित हमने चीजें पढ़ी हैं, गुप्त काल में कला साहित्य, और हम विज्ञान पढ़ रहे साथियों, उसी के तहत मैंने कुछ मंदिरों की बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को की है। तो एक चीज और हमें करनी होगी, वो है गुहा स्थापत्य। ये क्या होता है भैया, साथियों ध्यान दें, गुहा शब्द है, इसका अर्थ यहां पर होगा गुफा। क्या होगा, गुफा। तो गुफा का निर्माण यानी गुफाओं का निर्माण कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इस काल में गुप्त काल की चर्चा करें तो यहां पर 2 प्रकार की गुफा होती थी। 2 प्रकार, गुफाओं के कितने प्रकार के, 2 प्रकार थे। एक तो कहा जाता था कि ब्राह्मण गुफा,
और दूसरी बौद्ध गुफा। ठीक है, ब्राह्मण गुफा और बौद्ध गुफा। इन गुफाओं की अगर अपन चर्चा करें, ज्यादा आप लोगों को मतलब यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। अजंता की गुफा आप लोगों को पता होगा, अजंता की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अजंता की गुफा, अगर अजंता की गुफा की चर्चा करें तो अजंता में साथियों कुल, है ना, अगर चर्चा कर रहे हैं तो कुल 29 गुफा थी भैया। अजंता में कुल कितनी गुफाएं थी? 29 गुफा थी। ठीक है, और इन गुफाओं में बात हम ये सारी अजंता की गुफा की नहीं कर रहे हैं। अजंता साथियों कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये आपका अजंता। औरंगाबाद के अंदर एक चीज और प्रसिद्ध है, बीबी का मकबरा। आपको याद होगा ताजमहल की प्रतिकृति औरंगाबाद में ही है। तो अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और कुल 29 यहाँ पर गुफा है। इन 29 गुफा में से एक चीज ध्यान रखना, इस 29 गुफा में से अगर अपन चर्चा करें, 3 गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 3 गुफा गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है, यानी गुप्त काल में इन गुफा का क्या हुआ साथियों? निर्माण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 3 गुफा यहाँ की क्या है साथियों? गुप्तकालीन है। गुफा नंबर अगर अपन चर्चा करें 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19। ठीक है, तो ये 3 गुफा कौन कौन सी है आप लोग लिख सकते हो आराम से। 16वीं, 17वीं और 19वीं, ये तीनों जो गुफा है ये आपकी किस काल की है साथियों? अजंता की जो गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उसमें अंदर कुल गुफा 29 है। 3 गुफा गुप्तकालीन है, 16वीं, 17वीं और 19वीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। तो गुफा से संबंधित, और बाघ की गुफा भी प्रसिद्ध है साथियों, आप ये भी ध्यान रखना। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ठीक है। तो बाघ की गुफाओं की भी चर्चा करोगे तो ये गुफाएं कहां पर है साथियों? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये बात ध्यान रखना, धार एमपी, धार एमपी में है बाघ की गुफाएं। तो यहाँ की भी गुफाएं गुप्त काल के समय निर्मित की गई है। तो मैंने ये कुछ बात बताई है। इसी से लिंक में एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर और बता देता हूँ जो कि बहुत अच्छी है और यहाँ से इससे संबंधित भी है। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। गुहा स्थापत्य यानी कि गुफा निर्माण 2 प्रकार, ब्राह्मण गुफा, बौद्ध गुफाएं और अजंता की बौद्ध गुफाएं लगभग। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में कुल 29, 3 गुफा है गुप्तकालीन है, 16वीं, 17वीं व 19वीं, है ना। बाघ की गुफाएं साथियों कहाँ पर? एमपी मध्य प्रदेश में है। बात अपन गुफाओं के साथ साथ, है ना, अच्छी अच्छी चीजें लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन गुफाओं के अंदर साथियों अगर एक और पॉइंट यहां पर बनता है और वो क्या है? चित्रकला, कला ही पढ़ रहे हैं। ये गुहा स्थापत्य कला थी, तो गुफा निर्माण, इसी में एक कला और आ जाती है हमारी, वो है चित्रकला। और चित्रकला अधिकतर कहां पर होती थी भाई? ये गुफाओं पर, है ना। हाँ, गुहा चित्र ही होते थे यहाँ पर, गुहा चित्र यानी कि गुफाओं में चित्र, ठीक है, उनके दीवारों पर जो भी जैसे भी है, ठीक है। तो चित्रकला, गुहा चित्र, ठीक है। अब देखिए इस चित्रकला की भी चर्चा करें तो ये गुहा चित्र होते थे, गुफाओं पर होते थे, तो ये भी वहीं पर होते थे। कहां पर भाई? अजंता की गुफाओं के चित्र बहुत प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं, गुफाओं के चित्र विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। अब मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को साथ साथ में, ये भी अजंता की जो गुफाएं हैं, कहते हैं कि पहले तो इनमें चित्र हुआ करते थे, अब तो ये तो कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान के अंदर अजंता के मात्र 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अजंता की गुफाओं की संख्या मैंने बताई थी कुल कितनी? 29। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान में 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, 6 गुफा में चित्र।
वर्तमान में 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। अब भाई ये 6 गुफा कौन सी थी? एक तो थी पहली और दूसरी, एक थी 9वीं और 10वीं, एक थी 16वीं और 17वीं। ठीक है, तो ये बात आप लोग साथ साथ में याद कर लेना साथियों। गुफाओं में चित्र कितनी? 6 गुफाओं में। इन 6 को मैं लिख देता हूं, पहली और दूसरी, 9वीं और 10वीं, और एक हो जाएगी 16वीं और 17वीं। ये जो गुफाएं थी इनके अंदर साथियों क्या मिलता है? चित्र मिलता है। किसके चित्र मिलते हैं? यानी ये जो चित्र यहाँ गुप्त कालीन जो चित्र हैं वो इनके समय यहाँ पर मिलते हैं। अब थोड़ी सी एक बात आप लोगों को यहाँ पर और देखनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, 16वीं और 17वीं जो गुफा है ना साथियों, इसके चित्र थे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ चित्र। अगर आपसे कोई पूछ ले किन गुफाओं के चित्र सर्वश्रेष्ठ थे तो वो ये थे। और अगर अपन बात करें 9वीं और 10वीं गुफाओं की साथियों, सबसे प्राचीन चित्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 9वीं 10वीं पूछ ले तो आपको बताना है कि भाई सबसे प्राचीन चित्र है, और वो भी कब के भाई? प्रथम शताब्दी के। कब के? प्रथम शताब्दी के। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं 10वीं जो गुफा है ना, इनके अंदर है ना ये है सर्वाधिक प्राचीन चित्र, और ये कब के थे? प्रथम शताब्दी के, प्रथम शताब्दी के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम शताब्दी के चित्र थे कौन सी गुफाओं के? तो देखिए सबसे प्राचीन और सबसे है ना। अब देखिए क्या यहाँ पर नवीन कौन से थे? नवीन, सबसे नवीन कौन से थे? तो वो आप लोगों के साथियों हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं शताब्दी की अगर चर्चा करें, देखो सबसे नवीन कौन से हो गए ये आप लोग आराम से पता लगा सकते हो। तो वो तो हमारा यहाँ पर ये सर्वाधिक प्राचीन है और ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है, तो सबसे नवीन यही थे। और 7वीं शताब्दी के भी चित्र थे साथियों, तो ये लीजिए सबसे नवीन, सॉरी वहां नहीं है, ये सबसे नवीन है। तो ये है 7वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के चित्र। कौन सी शताब्दी के चित्र भाई? 7वीं शताब्दी के चित्र। ठीक है, तो ये कुछ मैंने चित्रकला से संबंधित आप लोगों के सामने क्या किए साथियों? आंकड़ा पेश किया है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 16वीं है, ये जो 16वीं मतलब गुफा है, इसके अंदर एक मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत प्रसिद्ध है भैया, है ना। विश्व प्रसिद्ध है, ये भी विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग ये ध्यान रख लेना कि इसका 16वीं गुफा के अंदर एक चित्र है जिसका मरणासन राजकुमारी का, उसके आसपास के परिवार वाले भी रुदन कर रहे हैं, वहां पर इस प्रकार लगा निराश दिखाए जाते हैं। तो ये मरणासन यानी मृत्यु की स्थिति में, है ना, जो आसन की स्थिति है। मरणासन का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बिल्कुल निकट। ठीक है, तो मरनाली, ठीक है, अपन कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये ध्यान रखना, मरणासन राजकुमारी का चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, लास्ट बात चित्रकला से संबंधित, वो ये है 17वीं जो गुफा है साथियों, 16वीं वाली आपने लिख दी है, मैं इधर लिख देता हूं। 17वीं गुफा में चित्रों के जो प्रकार है वो है विविध। ठीक है, विविध का मतलब यहाँ पर भांत बांधना, अपनी भाषा में क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों विविध प्रकार के चित्र है, विविध प्रकार के, इसलिए इस 17वीं गुफा का जो नाम है इसे कहा जाता है चित्रशाला। क्या कहा जाता है? चित्रशाला। विविध प्रकार के चित्र यहाँ पर है, विविध प्रकार के चित्र। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, विविध प्रकार के चित्र, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। तो ये था साथियों गुप्त काल की चित्रकला के बारे में। मैं 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। गुप्त काल में हम कला, साहित्य, विज्ञान का विकास पढ़ रहे थे। सबसे पहला बिंदु हमने कला उठाया है। कला के बारे में 2 वास्तुकला, गुहा कला की हमने चर्चा की, मंदिरों की चर्चा की, गुफाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। चित्रकला की बात की, गुहा चित्र यहाँ पर होते हैं। अजंता की गुफाओं के अंदर कुल 29 गुफाएं थी, वर्तमान में 6 गुफाओं में चित्र यहाँ पर है। मैंने कहा पहली दूसरी में, 9वीं 10वीं में, 16वीं 17वीं में है। पहली दूसरी वाली 7वीं शताब्दी की है, 9वीं 10वीं वाली सर्वाधिक प्राचीन चित्र और प्रथम शताब्दी के हैं, और 16वीं और 17वीं किस समय की है वो तो आप समझ गए। ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है और ये किस समय के साथियों? गुप्त काल के हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब अपन चर्चा कर लेते हैं कुछ और बातें। एक मैंने बताया 16वीं के अंदर क्या है, मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। और 17वीं के अंदर क्या है साथियों, विविध प्रकार के चित्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, चित्रकला कहा जाता है। आशा करूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और गोल्डन जो हमारा एज है इंडियन हिस्ट्री का, उसको हम कवर कर रहे हैं। अब अंतिम क्लास होगी बहुत ही यानी कि इंटरेस्टदार होगी, उसमें साहित्य और ये जो विज्ञान है ना, साहित्य व विज्ञान का जो विकास होगा साथियों, बहुत सारे राइटर आएंगे और उनसे संबंधित उनकी पुस्तकें आएगी, क्या क्या इन्होंने योगदान दिया। तो आप लोग तैयार हो जाइए अगली कक्षा के लिए भी। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। जल्द ही मिलूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत, एक बार पुनः जय हिंद की सेना।